है, प्रोटीन सिंथेसिस की बात चल रही थी। आज का टॉपिक यही है, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन। आपके सिलेबस में ट्रांसलेशन बेसिकली यूकैरियोट्स का भी मेंशन है कि यूकैरियोट्स का और प्रोकैरियोट्स का। वैसे अगर देखा जाए तो उसमें टीआरएनए का स्ट्रक्चर, राइबोसोम, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो उसको रिपीट यहाँ नहीं कर रही, डायरेक्टली ट्रांसलेशन पर ही आ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से आपको क्या मिला था? आपको मिला था एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए। यहाँ पर जब भी ट्रांसलेशन होता है तो उसके केस में जो एमआरएनए है वो ही टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है। आपने जब रेप्लिकेशन पढ़ा था डीएनए का, वहां पर भी कोई ना कोई टेम्पलेट लग रहा था, तभी डॉट स्टैंड फॉर्म हो पाता था। सेम काइंड ऑफ जब आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा तो वहां पर भी डीएनए का टेम्पलेट लगता था, जिससे कि एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बनती थी। अब एमआरएनए एज अ टेम्पलेट काम करता है और इसी से किसी भी एमआरएनए से फॉर्मेशन होना किसका? पॉलीपेप्टाइड का। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड फिर अपनी फोल्डिंग स्पेसिफिक तरीके से फोल्डिंग करके नेटिव कन्फर्मेशन में आ जाती है, तो दैट मीन्स कि वो कंप्लीट प्रोटीन बना लेती है। ठीक है, तो इसको, ये जो प्रोसेस है एमआरएनए से फॉर्मेशन होना पॉलीपेप्टाइड का या फिर कहें प्रोटीन का, यही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, यही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो आप। ये तो बात हो गई कि एमआरएनए यहाँ पर एज अ टेम्पलेट बिहेव कर रहा है। ठीक, और आपको ये मालूम है कि पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड किससे मिलके बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड किससे मिलके बनी होती है? तनु, किससे मिलके बनी होती है पॉलीपेप्टाइड? अंजलि, आंसर करो। ऑडिबल हूं मैं? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको तक? हाँ, अमीनो एसिड से। ठीक है, तो अब आपको ये मालूम है कि किसी भी एमआरएनए में क्या होता है? एमआरएनए में अमीनो एसिड तो होते नहीं, फिर क्या सीक्वेंसेस होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं। वो भी बेस पेयर्स नहीं कहें, बेसेस होते हैं। वो भी कौन से वाले? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि उसमें केवल ए, यू, सी, जी यही सीक्वेंसेस तो होंगे, इन्हीं का कोई ना कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, रिपीटेटिव, मतलब रिपीटेशन होगा इन्हीं चार नाइट्रोजनस बेस का। ठीक है, तो इन नाइट्रोजनस बेस का इस अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाना, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ट्रांसलेशन। और या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस से जो डीकोडिंग होती है, ठीक है, अमीनो एसिड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, वो ही सारा प्रोसेस किसमें, उसकी स्टडी किसमें करते हैं? ट्रांसलेशन के दौरान करते हैं, या इसी को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्रोसेस की। अब इसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि आप देखो ना कि दोनों का नेचर ही बिल्कुल फर्क हो गया, कहाँ नाइट्रोजनस बेस थे, कहाँ अमीनो एसिड। ठीक है, दोनों ही एकदम डिफरेंट थिंग्स है। तो ये कैसे डिकोड हो जाता है, कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये हम इसी ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला तो आप हेडिंग लगा लो, मतलब ट्रांसलेशन क्या है एक सेंटेंस में पूछे, जहां पर एमआरएनए एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिए कि रिक्विजिट, इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? एमआरएनए से अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या रिक्वायरमेंट सेल को चाहिए होती है, जिससे कि वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर सके। तो पहला रिक्वायरमेंट हेडिंग लगाइएगा और उसमें लिख लीजिए राइबोसोम। एमआरएनए तो चाहिए ही चाहिए, तो चाहे सबसे पहला आप एमआरएनए लिख लीजिए। प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा रिक्वायरमेंट में एमआरएनए, या ये कहें एमआरएनए यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ टेम्पलेट। सेकेंड वन है राइबोसोम चाहिए। आज का लेक्चर बेसिकली जर्नल अकाउंट पर बेस्ड है,
क्या डिफरेंसेस है इनका, इनकी बात हम मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बेसिक क्या डिफरेंसेस होते हैं उनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले एक जर्नल अकाउंट के तौर पे की मैकेनिज्म होती कैसी है इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा हो गया राइबोसोम। थर्ड वन लिखिए, क्या चाहिए, टीआरएनए। फोर्थ वन क्या चाहिए, एक एंजाइम होता है, स्पेसिफिक एंजाइम, वो कौन सा होगा, नाम लिखो, अमीनो एसाइड, अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज, टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज। पांचवी चीज क्या होगी, ट्रांसलेशन फैक्टर्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये कहें कि ये एसेसरी प्रोटीन्स हैं जिनके बगैर ट्रांसलेशन संभव नहीं है, क्योंकि यही बताते हैं कि कहाँ से कोडिंग सीक्वेंसेस आपको रीड करने हैं और हर स्टेप पे गवर्न कौन करेगा, यही ट्रांसलेशन फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए ट्रांसलेशन फैक्टर्स। एंजाइम का नाम तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दूं कि काफी है, लिख लिया, अच्छी बात है। अब इसके अलावा इसके तीन मेन स्टेप होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के तीन मेन स्टेप हैं, वही जो आपने किसमें ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन में पढ़े थे, क्या, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। यहाँ पर भी क्या होगा, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, और तीनों ही हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, या ये कहें कि नेचर ने उनको हर स्टेप पे कोई ना कोई ऐसा फैक्टर दे रखा है जिसकी वजह से वो कंट्रोल्ड मैनर में चलती हैं, ठीक है, तब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दूसरी बात है, ये जितने भी इसमें कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो वो प्रोटीन सिंथेसिस में ही एटीपी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, जहां जहां एटीपी की जरूरत पड़ती है, या और वो एटीपी की जरूरत किसको पड़ेगी, ये ट्रांसलेशन फैक्टर जो काम करते हैं अपना, वो बेसिकली इन्हीं एटीपी या एनर्जी करेंसी की एटीपी जीटीपी की मदद से करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। स्टेप्स दूसरी हेडिंग में दूसरी तरफ स्टेप्स लिख करके लिख लीजिए, स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। फर्स्ट वन इज initiation, second one is elongation, and third one is termination. एक जर्नल सी मैं बात बता रही हूँ कि ये जो पांचों रिक्वायरमेंट्स हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है, या क्या ये क्या रोल प्ले करते हैं, आप भी साथ साथ में लिखते चलना। सबसे पहले हम एमआरएनए को लिख रहे हैं, ठीक है। एमआरएनए के स्ट्रक्चर में आप अवेयर हो कि सबसे पहले क्या रीजन होता है। अब यहाँ पर जो एमआरएनए फाइनल ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में आया है उसके तीन मेन रीजन होते हैं, चाहे प्रोकैरियोट्स में कहें चाहे यूकैरियोट्स में कहें। उनको कैसे डिवाइड करते हैं कि एक होता है 5 प्राइम यूटीआर, देन कोडिंग रीजन, एंड द लास्ट वन इज 3 प्राइम यूटीआर। 3 prime UTR. What is UTR? Untranslated region, यानी कि यहाँ के जो सीक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज्यादा स्पेसिफाई नहीं होते, ठीक है, उनको रीड करने की जरूरत नहीं होती। यानी ये भी कह सकते हैं कि जो राइबोसोम होगा वो इस रीजन को रीड नहीं करता, या ये भी कह सकते हैं कि जो इनिशिएशन कोडॉन होगा वो एक्चुअल में इसी कोडिंग रीजन से शुरुआत होती है उसकी, ठीक है। यानी कि ये कहेंगे कि AUG मान लीजिए मीथियोनिन इज द इनिशिएशन कोडॉन, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और स्टॉप कोडॉन यहाँ पर आकर के खत्म हो रहा है। दिस इज द mRNA स्ट्रक्चर। तो इनिशिएशन कोडॉन से पहले वाला जितना भी रीजन है mRNA का वो क्या कहलाएगा, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है, 5 प्राइम UTR एंड सेम काइंड स्टॉप कोडॉन के बाद का जितना mRNA का टेल वाला रीजन है वो सारा क्या कहलाएगा, 3 प्राइम UTR, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊं,
राइबोसोम के बारे में? राइबोसोम डन। चलिए, हाँ, पुरुष कुछ पूछ रहे हो? क्या नहीं क्लियर हुआ? क्या नहीं क्लियर हुआ बच्चे? मैंने क्या? हाँ, देखो, ये चीज तो आपको मालूम है ना, एमआरएनए का स्ट्रक्चर जो आपने 5 प्राइम कैप और 3 प्राइम पर टेल पढ़ा है और बीच में कोडिंग सीक्वेंसेस पढ़े हैं, यही तो पढ़ा है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी वही है, बस उसको दूसरी भाषा में कह दिया गया है कि इनिशिएशन कोडॉन से पहले का जितना पार्ट होगा वो कहलाएगा 5 प्राइम यूटीआर। ये है क्या? बेसिकली दिस इज द एमआरएनए। क्यों? एमआरएनए ही सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, एज अ टेम्पलेट बिहेव कर रहा है। ठीक है, बस मेरा कहने का ये मतलब है, जब ये टेम्पलेट की तरह बिहेव करने लगता है, वो जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है, और टेम्पलेट किसके लिए? इन्हीं टीआरएनए और जितने भी एंजाइम्स या अन्य जो भी ट्रांसलेशन अपरेटस होते हैं, ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो उनको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है कौन? एमआरएनए। ठीक है, तो बस इसको ये समझ लीजिए कि इनिशिएशन कोडॉन से पहले वाला जितना रीजन होगा वो 5 प्राइम यूटीआर कहलाता है। स्टॉप कोडॉन के बाद वाला जितना रीजन होगा उसको बोलते हैं 3 प्राइम यूटीआर। ठीक है, एंड मिड वाला पोर्शन सारा कोडिंग रीजन का होगा। राइट, एमआरएनए का बस इतना ही स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन में आपको याद रखना है। अगर ये इस बात से सेटिस्फाई हो तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए, दूसरा आता है कंपोनेंट राइबोसोम। आपको मालूम है राइबोसोम में 2 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, एक स्मॉलर यूनिट होती है, लार्जर यूनिट होती है। पढ़ते तो आप इसको एक साथ हो, लेकिन जब भी ये सेल में रहती है तो ये दोनों यूनिट्स आपस में बाइंड नहीं रहती। ठीक है, अलग अलग रहती है। जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरुआत होती है तो सबसे पहले जो ये एमआरएनए का 5 प्राइम यूटीआर है, इससे आकर के स्मॉलर सब यूनिट, अगर प्रोकैरियोट होगा तो उसमें स्मॉलर सब यूनिट कितने की होती है? 30s राइबोसोम की होती है कि नहीं? यस और नो? हाँ, तो वो आकर के इस 5 प्राइम यूटीआर से बाइंड कर जाता है। ठीक, इसके बाइंड करने के बाद में फिर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन बहुत स्पेसिफिक होती है। जब और खाली ये आएगा कैसे? इसके लिए यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन फैक्टर्स लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या, जो फर्स्ट स्टेप है, ये जो राइबोसोम है वो कैसे रोल प्ले करता है? इसकी दोनों सब यूनिट्स अलग अलग होती है, डिसोशिएट फॉर्म में रहती हैं। जब सेल को नीड हुई, ट्रांसलेशन शुरुआत हुई, तब ये स्मॉलर सब यूनिट आकर के बाइंड करती है, देन फिर लार्जर सब यूनिट आकर के बाइंड करती है। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट राइबोसोम बनता है। और इस कंप्लीट राइबोसोम में आपको याद रखना है 3 मेन साइट होती हैं कंप्लीट राइबोसोम में। ठीक, वो कंप्लीट राइबोसोम में 3 मेन साइट कौन सी होंगी? यहाँ पर स्ट्रक्चर बता रही हूँ, दिख रहा है ये पोर्शन बोर्ड का ये पोर्शन। हाँ, चलिए देखिए, ये जो छोटी वाली यूनिट होती है, पहले ये बाइंड करेगी, देन लार्जर यूनिट बाइंड करेगी, और तब ये दोनों ही मिलकर के बनाती हैं साइट्स, जिनमें से एक को कहते हैं पी साइट, एक को कहते हैं ए साइट। इसके अलावा पी के साथ में ही एक और साइट होती है जिसे बोलते हैं ई साइट या एग्जिट साइट। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्टर एक्सेप्ट किया जाता है, या ये कहे कि टीआरएनए सबसे पहले ये इसी रीजन से एंटर करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको ए साइट बोलेंगे, नेक्स्ट वाली पी साइट, और लास्ट वन इज द ई साइट या एग्जिट साइट। ठीक है, टीआरएनए को जब एग्जिट करना रहता है तो वो एग्जिट साइट से हटता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई राइबोसोम की। आपको क्या याद रखना है? आपको केवल 3 ये चीजें कि असेंबली डिसअसेंबल फॉर्म में होते हैं या डिसोसिएट फॉर्म में होते हैं। जब ट्रांसलेशन की नीड पड़ती है तब ये आकर के बाइंड करती है और ये कंप्लीट 3 साइट बनाती है। ठीक है, तो ये 3 साइट कौन कौन सी है? ए, पी और ई साइट है। ठीक है, इन्हें याद कर लीजिएगा, बल्कि ये राइबोसोम के आगे लिख लो। स्मॉलर सब यूनिट पहले बाइंड करेगी, तो पहले स्मॉलर सब यूनिट लिखिए, फिर लार्जर सब यूनिट लिख लीजिए,
फिर उसमें ये तीनों साइड का नाम लिख लीजिए, पी, बल्कि इसी फॉर्म में लिखो नहीं तो भूल जाओगे। ए, पी और ई साइट, कौन सी तीन साइट होती है? ए, पी, ई साइट। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं टीआरएनए की तरफ बढ़ूं। कोमल, तुमको इतना ज्यादा चिंता हो गई कि आज बहुत ज्यादा बच्चे हैं? हाँ, अमन बताओ। हाँ हाँ, ई साइट बेसिकली क्योंकि पॉलीपेप्टाइड जो टीआरएनए ट्रांसफर करता है या हैंड ओवर करता है, वो बेसिकली प्रोटीन को या कह लो या फिर पॉलीपेप्टाइड साइड है, ठीक है? क्योंकि पॉलीपेप्टाइड यहीं पर बनती है, इसी को बार बार हैंड ओवर करना पड़ता है टीआरएनए को, ठीक है? इस वजह से पी का मतलब पॉलीपेप्टाइड से है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़े, एक बार यस कर दो। एमन आगे बढ़े। हाँ चलिए, अब ये नेक्स्ट वाला आ गया टीआरएनए। टीआरएनए का मैंने स्ट्रक्चर कहा था, जरा पढ़ के आइएगा, ठीक है? कौन कौन लोग पढ़ के आए हैं जरा मुझे बताओ। ये ऊपर वाला अबव वाला मैं रब कर रही हूँ, ठीक? देखिए, ये मैंने जब आपको ये बता दिया इस बात को कि यहाँ पर पहले स्मॉलर सब यूनिट लगेगी, फिर लार्जर सब यूनिट लगेगी, ठीक? तो अब जो ये जो टीआरएनए है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जरा मुझे साथ साथ में बताते चलिए। यहाँ पर सी, सी, ए होगा, और यहाँ पे कौन सी आर्म बनाऊं, इस तरफ कौन सी आर्म बनाऊं? ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, और यहाँ पर एंटीकोडॉन्स रीजन है। ऐसा होता है ना टीआरएनए का स्ट्रक्चर? हाँ, ये बताओ ये कौन सा लूप इसे लिखूं? टी साई सी। अंजलि, ये हमेशा याद रखना कि जिधर 5 होता है ना उधर टी साई सी लूप नहीं होता। जिधर, हाँ, 5 वाले के पास जीएचयू लूप होगा, ठीक है? तो ये इस जीएचयू लूप का काम जानते हो क्या होता है? ये जो एंजाइम था अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस, है ना, ये एंजाइम यही आके बाइंड करता है, राइट? ये जो एक्सेप्टर आर्म थी जो 3 प्राइम एंड पर है, ठीक, ये क्या करती है? ये अमीनो एसिड लेकर के आती है, ठीक? ये क्या करेगी? ये दिस इज द एंटीकोडॉन आर्म, राइट? ये क्या करेगी? ये यहाँ पर मान लीजिए ये जो पी साइट है, इसमें आकर के कैसे अभी टीआरएनए आएगा ये भी मैं बताऊंगी। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या करती है। ये जो टी साइट सी लूप है, ये क्या करेगा? ये राइबोसोम से टीआरएनए को बाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? अमीनो एसिड यहाँ लगेगा, एंजाइम यहाँ लगेगा, एंटीकोडॉन ये रीडिंग के लिए है। रीडिंग मतलब मान लीजिए यहाँ पर जो पहला कोडॉन है वो मैं कह रही हूँ यहाँ पर AUG इज द इनिशिएशन कोडॉन इन मोस्ट ऑफ द mRNA, है ना? मीथियोनिन ही सबसे पहला जो इनिशिएशन कोडॉन होता है वो मीथियोनिन होता है, ठीक? अब वो जो मीथियोनिन है उसका जब इस टीआरएनए को रीड करना होगा मीथियोनिन को, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो सीक्वेंसेस होंगे वो क्या होंगे? इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स कि अगर ये AUG को रीड करता होगा ये वाला टीआरएनए, तो इसके पास जो एंटीकोडॉन रीजन पर जो सीक्वेंसेस होंगे वो क्या होंगे? U होगा, A होगा और C होगा, ठीक? जैसे ही ये टीआरएनए इस AUG या जो P साइट होती है उसके पास पहुंचता है तो ये देखता है, और ये UAC है, दैट मीन्स ये किसको एक्सेप्ट मतलब अपने 3 प्राइम एंड पर किसको अटैच होने की इजाजत देता है? केवल और केवल मीथियोनिन को, ठीक है? मीथियोनिन को ही इजाजत देगा। क्यों? क्योंकि इसे मालूम है कि मीथियोनिन को कौन कोड करता है? केवल और केवल AUG। इस स्ट्रक्चर से या ये कहो इस असेंबली से आपको ये भी पता चलता है कि टीआरएनए बिल्कुल बहुत ज्यादा, इस टीआरएनए तो नहीं, इसमें से जो ये एंजाइम होता है जैसे कि स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड्स है, वैसे ही ये जो एंजाइम है ये भी केवल और केवल 20 नंबर्स ही होते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग। यानी ये भी कह सकते हैं कि कलेक्टिवली तो हम इसे अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस कह रहे हैं,
बट एक्चुअल में ये जो मीथियोनिन, सपोज अगर मैं मीथियोनिन का एग्जांपल ले रही हूँ, तो उसके लिए जो एंजाइम है वो केवल और केवल मीथियोनिन को ही असेस करेगा और किसी एंजाइम को बाइंड नहीं कर सकता। इसीलिए एंजाइम तब तक बाइंड किए रहता है टीआरएनए से जब तक कि इसको ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये वाला जो कोडॉन एंटी कोडॉन है उसने सही बेस सही अमीनो एसिड को कैरी किया है। जब तक कि ये कंफर्म नहीं हो जाता तब तक कि एंजाइम इस टीआरएनए को लीव नहीं करता किसी भी हालत में, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है, गलती ना हो जाए सेल से, तो वो गलती के लिए जो चेक पॉइंट है या चेकिंग पॉइंट है वो यही है कि एंजाइम ने पहले देख लिया कि पूरी तरह से ये सही लगा हुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन सही है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मीथियोनिन का था और ऊपर फिनाइलएलानिन ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा सेल को, क्योंकि इनका भी नंबर क्या होता है, स्पेसिफिक 20 ही होता है, किसका, एंजाइम का, ठीक है। टीआरएनए वैसे तो 20 हो सकते हैं, 20 ही होते हैं, लेकिन क्योंकि डीजेनेरेसी है कोड की, कोडॉन्स की, है ना, ट्रिपलेट फॉर्म में ही तो रीड करता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो एक कुछ ऐसे हैं जैसे कि आर्जिनिन है, उसके लिए 6 कोडॉन्स हैं, तो यानी कि 6 कोडॉन का मतलब ये हुआ कि उस तरह के 6 कोडॉन्स के अकॉर्डिंग 6 टीआरएनए भी होंगे आर्जिनिन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से टीआरएनए का नंबर तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस एंजाइम का नंबर हमेशा 20 ही होगा अकॉर्डिंग टू 20 अमीनो एसिड, वो भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़े। यस, चलिए, तो ये बात हो गई टीआरएनए की, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, ये तो एक्यूरेसी या फिडेलिटी कैसे मेंटेन रहेगी, इसकी मैंने बात कर ली, ठीक। तो अब आपको ये मालूम है, इसको बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए, क्योंकि नेचर ने हमेशा ज्यादातर प्रोटीन्स में एयूजी मीथियोनिन को ही इनिशिएशन कोडॉन रखा हुआ है। तो इस तरह के टीआरएनए के पास और मीथियोनिन को जो कोडॉन्स होते हैं मीथियोनिन के लिए, वो अगर याद होगा आपको तो मैंने बताया था कि केवल और केवल एक ही होता है मीथियोनिन के लिए, उसका सीक्वेंस क्या है, एयूजी, ठीक है। उसका सीक्वेंस क्या है, एयूजी। वेट फॉर अ मिनट, बिल्कुल लाइट चली गई ना, पावर चला गया, सॉरी, जस्ट अ वेट। इज इट विजिबल स्लाइड? हाँ, चलिए, ठीक है। अब देखो, ये जो चार्ज अमीनो एसिड था, ये चार्ज टीआरएनए, ये क्या करता है, सबसे पहले जाकर के पी साइट में एंटर कर लेता है। और पी साइट में एंटर कैसे करेगा कि ये वाला तो राइबोसोम से बाइंड करता है, ये वाली आर्म, ठीक। और ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो क्या करता है, वो अपने इन एंटीकोडॉन्स के सीक्वेंस को एयूजी से मैच करता है कि ये वाला, जैसे अब यहाँ पर जाएगा, मान लीजिए ये यूएसी है, इसकी पेयरिंग सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, ठीक है। जैसे ही ये एयूजी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस से मैच कर लेता है, तो इसको ये यकीन हो जाता है कि यहाँ पर जो हमने अमीनो एसिड अटैच किया है, या राइबोसोम को या टीआरएनए ने जो कोडॉन रीड किया है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यानी अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पर छोटा सा बना देती हूँ, ठीक, कि ये टीआरएनए था और इसके पास मीथियोनिन था, तो ये बात तो हो गई कि फर्स्ट टीआरएनए डायरेक्ट एंटर करेगा पी साइट में, ठीक। इस बात को हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट टीआरएनए होता है, या ये कहे कि मीथियोनिन के लिए जो होता है इनिशिएशन कोडॉन के लिए टीआरएनए, वो हमेशा पी साइट में ही एंटर करेगा। रेस्ट ऑफ दी पहले ए साइट में आते हैं, उसके बाद तब तक पी साइट वाला फ्री हो जाता है, वो एग्जिट साइट से निकल जाएगा और ए साइट वाला इस तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। इसको फिर से समझा रही हूँ, ये वाली बात इतनी क्लियर है कि पी साइट में आकर के एंट्री इसने कर ली। देन अब नेक्स्ट टीआरएनए, हाँ, मान लीजिए ये एयूजी था, ठीक। अब इसके बाद मैं मान लो जीयूजी लिख देती हूँ,
ठीक है, बस ऐसा होगा नहीं कि दो दो इनिशिएशन कोडॉन सेम सेम जगह पे हो जाए, लेकिन चलिए मान लीजिए, ठीक है। और जीयूजी किसको कोड करता है? वैलिन को कोड करता है, ठीक। अब मैंने ये कहा कि जीयूजी यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका एंटी कोडॉन सीक्वेंसेस क्या होंगे, जरा देखो और मुझे बताओ। CAC ऐसा होगा कि नहीं, राइट ना? जीयूजी, हाँ। तो अभी ये एंटी कोडॉन CAC है, तो ये जैसे ही मैच करेगा कहेगा मीथियोनिन नहीं, तो ये गड़बड़ है। दैट मींस एंजाइम स्पेसिफिक, तो ये कौन सा? वैलिन के लिए लगा था, यानी इसको हटाइए और यहाँ पर कौन सा लगाइए? वैलिन लगाइए, ठीक। ये आ गया दूसरा अमीनो एसिड। अब ये टीआरएनए चूंकि ये चार्ज हो चुका है, इसने परफेक्शन मैचिंग कर ली कि हाँ ये करेक्ट है। अब ये क्या करेगा? इस साइट पर जाकर के एंटर कर लेता है, ठीक है। ये कौन सी साइट है? ये कौन सी साइट है? दिस वन इज द ए साइट। जब ये एक, और ये हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही एक कोडॉन को रीड कर लेता है, वैसे ही एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट इस तरफ बढ़ाएगी, और या ये कहें कि जो राइबोसोम होता है वो मूव करने लगता है नेक्स्ट अमीनो एसिड की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट कोडॉन सीक्वेंसेस की तरफ, राइट। जैसे कि अब यहाँ पर तो मैं मूव करके बता नहीं सकती, एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। पहले आप ये टीआरएनए वाला समझ लीजिए। मान लीजिए ये, अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये आगे बढ़ गया, ठीक है। इसको सपोज यहाँ पर करिए, मतलब जब इसने AUG रीड किया, ठीक है, और AUG के साथ सीक्वेंसेस इसके मान लीजिए यही वैलिन के थे, ठीक। तो ये वैलिन वाला जो यहाँ पर ऐड है वो करेगा क्या? वैलिन से मीथियोनिन के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। वही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो ऑलरेडी मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में बता चुकी हूँ, ठीक। अब जब ये, तो इससे होगा क्या कि मीथियोनिन, ये जो टीआरएनए है, जो फर्स्ट टीआरएनए था, वो मीथियोनिन को वैलिन के पास हैंड ओवर कर देता है, ठीक। तो अब ये क्या होगा कि वैलिन और मीथियोनिन के बीच में तो क्या बन गया? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक। पॉलीपेप्टाइड नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अभी पॉली कहाँ आ जाएगा? मीथियोनिन से वैलिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ, और यहाँ पर देखो ये टीआरएनए फ्री हो गया है, हो गया है ना ऐसा? टीआरएनए फ्री हो गया कि नहीं? तो ये क्या करेगा? हाँ, ये फ्री टीआरएनए एग्जिट साइड से रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, और फिर उस दौरान ये जो ए साइट में टीआरएनए था वो आ जाएगा पी साइट में, ठीक। पी साइट में आने के बाद में तब तक कि ये राइबोसोम थोड़ा और मूव कर चुका होगा, जो थर्ड कोडॉन होगा उसको रीड करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट कोई टीआरएनए आएगा, ठीक है। और वो टीआरएनए सबसे पहले ए साइट पर आएगा, फिर चेक करेगा पी साइट वाला, ये अब इन दोनों को ए साइट वाले को दे देगा और फिर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है, और इस तरह से राइबोसोम यहाँ पर जो भी सीक्वेंसेस होंगे उनको धीरे धीरे रीड करता जाता है, और ये जो नाइट्रोजनस बेस थे ये एक्चुअल में चेंज कहाँ तक, चेंज कैसे हो जाते हैं? इस तरह से अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। ये कितनी भी पॉली अमीनो एसिड, या ये कहें कि पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो जाते हैं, ठीक। अब ये तो बात हो गई कि जब तक की कोडिंग रीजन थे तब तक के लिए। और आपको मालूम है जो स्टॉप कोडॉन होता है उसके लिए कोई भी ये कह सकते हैं उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है, ठीक है। या ये कहे कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक रीडिंग मैकेनिज्म नहीं रखी हुई है। तब क्या होता है, क्योंकि उसके लिए, उनके लिए स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई टीआरएनए नहीं है, तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल आता है। उस समय कहां पर? टी साइड पर, सॉरी ए साइड पर ही क्या आएगा? वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए पांच की मैं मान के चल रही हूँ कि 5 अमीनो एसिड की कोई चेन थी, तो वो क्या है, वो 5 अमीनो एसिड अब लास्ट स्टेप में कहां पर आ चुके होंगे? ये पी साइट में आ चुके होंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई भी ये 5 थे, और ये वाली अटैच कहां से है टीआरएनए? वो पी साइट में आ चुकी है। अब ये राइबोसोम कहां पहुंच गया है? स्टॉप कोडॉन के पास पहुंच गया, ठीक। तो वहां पर होगा क्या कि जब स्टॉप कोडॉन की बारी आती है तो वहां पर जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो इस ए साइट पर एंट्री कर लेता है, ठीक। और ए साइट पर एंट्री करने के बाद में फिर राइबोसोम को ये लगता है कि टीआरएनए ने ही एंट्री करी है,
तो वो क्या करता है, ये टीआरएनए पूरा का पूरा उस वाटर मॉलिक्यूल को पॉलीपेप्टाइड हैंड ओवर कर देता है, और इस तरह से ये वाला टीआरएनए तो एक्सिस साइड से निकल जाएगा और पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड इस असेंबली से रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरा कोडिंग रीजन है वो इजिली ट्रांसलेशन मतलब नाइट्रोजनस बेस अमीनो एसिड की चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब मुझे ये बताओ कि गर्मी बहुत है, कितना कितना समझ में आया ये वाला लास्ट स्टेप। देखिए बाकी बाकी चीजें पी और ए साइड पर कैसे मूव कर रहे हैं ये चीज समझ में आई? अगर यस करिए तो मैं आगे बढ़ू, कुछ और बताऊं? बोरिंग है? बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है। एक बार जाकर के यूट्यूब पर इसकी मैकेनिज्म देखना, ठीक है? इसलिए बोरिंग है क्योंकि आज से पहले कितनी बार टीआरएनए और ट्रांसलेशन ऐसे ही पढ़ा है, ये बताओ कैसे बोरिंग? आपको ऐसे बोरिंग लग रहा है राधिका? सबको ऐसे बोरिंग लग रहा है? हैं? मुझे पता नहीं, बोरिंग तब लगता है जब चीजें समझ में नहीं आती। ठीक, खैर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि एक बार में समझ में आ जाएगा कि ट्रांसलेशन मैकेनिज्म इतनी आसान नहीं है। ठीक, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसे बताने वाला था तो मैं बहुत इत्मीनान से सुन रही होती। आदित्य कुछ कह रहे हो? आज तो नेटवर्क इशू है, ये देखा नहीं? 1 घंटा हम सब ने कितना ट्राई किया लेकिन कहीं कुछ उसका कंक्लूजन नहीं निकला। हाँ वही मैं बता रही हूँ ना कि तो इस वजह से अगर कोई मैं ये सोचूं कि मीट से लेती तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता। कोई बात नहीं आदित्य, जब भी आप आओगे मेरे पास स्पेशली पूछने को तो मैं बता दूंगी। ठीक है, अगर ट्रांसलेशन नहीं समझ आता है। वीडियो तो लेकिन आपके पास मिल जाती है ना, रिकॉर्डिंग है अवेलेबल? समझ रही हूँ। और शायद ये बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन एटलीस्ट इस तरह से आपके पास रिकॉर्डिंग तो पहुंच जाती है। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का तो यही रहेगा। आज तो मतलब मुझे लग रहा है कि थ्रू आउट वर्ल्ड शायद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो इस वजह से इतना क्राउडिंग हो गई थी। ठीक, अगर इतनी बात है, हम वापस आते हैं टॉपिक पर। तो ट्रांसलेशन की जो फिलहाल यही मैकेनिज्म थी और सब में यही होता है। ये जो पहला मतलब पी या फर्स्ट इनिशिएशन कोडॉन का इंसर्ट होना और फिर मूव करके आगे आगे रीड करना, ये जो पहला कॉम्प्लेक्स बनता है जहां पर असेंबल्ड होती है दोनों यूनिट्स राइबोसोम की, तो इसको बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और जब ये इनिशिएशन कोडॉन के अलावा और कोडॉन्स को रीड करना शुरू करता है और धीरे धीरे पॉलीपेप्टाइड की चेन बढ़ती जाती है, तो वो प्रोसेस कहलाता है इलांगेशन। और स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन वाला जो बताया कि वो वाटर मॉलिक्यूल को हैंड ओवर कर देता है पॉलीपेप्टाइड, तो दिस इज द स्टेप ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है, एक चीज आपको ये याद रखनी है कि प्रोकैरियोट्स का जब आप पढ़ोगे, ठीक है, अंतर क्या होता है, ये जो ट्रांसलेशन फैक्टर्स है, ये जो राइबोसोम यूनिट है, ये ऐसे ही आकर के बाइंड नहीं कर जाते। यहाँ पर बकायदा इनिशिएशन स्टेप के लिए 3 फैक्टर्स लगते हैं राइबोसोम, जब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। इसी तरह यूकैरियोट्स के कुछ और इनिशिएशन फैक्टर है। ठीक है, तो वो एक एक फैक्टर यूनिट्स को पास में लाने का काम करते हैं। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब पॉलीपेप्टाइड हैंड ओवर कर दी जाती है लास्ट में, मतलब पूरी कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड बन गई, स्टॉप कोडॉन रीड कर लिया, उसके बाद में फिर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन एक और बार फ्लक्चुएट करती है, और उस फ्लक्चुएशन से होता क्या है कि ये वापस यूनिट डिसअसेंबल्ड हो जाती हैं। ठीक है, काम खत्म, डिसोसिएट हो जाइए। राइट, तो ये नहीं होगा कि ऑलवेज, अगर ऐसा होता तो शायद हमेशा ही आपको ये मतलब असेंबल्ड फॉर्म में राइबोसोम मिलता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हमेशा कैसे मिलेगा? डिसोसिएट फॉर्म में मिलेगा। जब नीड होगी तब आकर के अटैच हो जाती है। तो ये तो हो गई कंप्लीट प्रोसेस। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको कहिए तो आज बताएं, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखें। जैसा बताएं आप, बता दूं अभी? हाँ
अभी ना बताओ ना, एग्जॉस्ट हो गया, कोई नहीं। अब लेकिन मुलाकात हम लोगों की कब होगी? अब वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे, जैसा भी होता है। बाकी अपना अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आपको टाइम भी मिल रहा है, एनवायरमेंट डे का जो भी टॉपिक दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक और नोटिस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी, शायद आप कई लोगों ने देखा भी होगा। यूपी ट्रिपल एससी का जो वो मतलब वैकेंसीज आने वाली, वैकेंसीज नहीं है बेसिकली, दिस इज द स्कोर कार्ड, क्योंकि आप लोग थर्ड ईयर हो, पास आउट करने वाले हो, है ना। तो फिर इसलिए किसी ने, अगर कोई इंटरेस्टेड है इन सारे एग्जाम्स में जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये पहले आपको स्कोर कार्ड गेन करना होगा, ठीक है। शायद प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ लोगों को मालूम भी होगा। तो उनके फॉर्म निकले हैं, 21 जून शायद लास्ट डेट है। और उसमें जो मिनिमम एज रखी गई है वो 18 ईयर्स है शायद। तो जिन जो लोग इसको क्रॉस कर रहे हो या अगले साल तक क्रॉस कर सकते हो, एक बार देख लेना। फॉर्म बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, जर्नल वालों के लिए भी। हाँ जी। अभी यूपी ट्रिपल एससी का देखो, वो जो जितने भी क्लरिकल स्टाफ या फिर लेखपाल या जो भी सबॉर्डिनेट, मतलब अच्छी पोस्ट भी रहती हैं, ऐसा मत सोचिएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक इंफॉर्मेशन मुझे लगा कि आपको दे देनी चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, ठीक है। इसकी तरफ से वैकेंसीज वैकेंसीज नहीं है, बेसिकली वो लोग स्कोर कार्ड जनरेट करेंगे। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो नेक्स्ट ईयर जितने भी एग्जाम्स होंगे तो उसके लिए, यूपी वालों के लिए है स्पेशली, तो उनके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो फॉर्म डाल सकते हो तो उसके लिए, और नहीं भी होगा तो भी जो लोग थोड़ा सा भी प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, तो एक बार इसे दे करके देखना, अगर आप 18 ईयर्स के हो चुके हो तो, ठीक है। मुझे लगता है कि आसपास ही होंगे, 17-18, 17-18, ठीक है। तो अगर एलिजिबल हो तो डाल के देखिएगा, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। मान लीजिए, और क्योंकि फॉर्म बहुत महंगा नहीं है तो मुझे भी लगता है कि एक बार ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो उनके लिए ये भी अच्छा रहेगा कि उन्हें एक एटलीस्ट आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखिएगा साइट पर, यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर चेक करिएगा, 21 जून लास्ट डेट है, राइट। बस इतना ही बोलना था। चलिए, थैंक्स टू एवरीवन, अच्छे से प्रिपेयर करना। अभी हाँ, मैं नोट्स प्रोटीन सिंथेसिस वाले भेज दूंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके 2 यूनिट्स फिनिश हो गए। एमन, आपको स्पेशली थैंक्स, क्योंकि आप मेरा फेसबुक पे भी हमेशा जब भी मैं पोस्ट करती हूँ तो उसको लाइक जरूर करते हो, और जब भी यूट्यूब पे भी डालती हूँ तो भी उसको जरूर देखते हो और कमेंट भी करते हो। थैंक्स, ठीक है। थैंक्स टू एवरीवन, बाय बाय। चलिए, क्लास ऑफ कर रहे हैं।